जंगल में रात हो चुकी थी। रानो चिड़िया के घर में आज खाने को एक दाना भी नहीं था। उसकी बेटी गुड़िया भूख से करा रही थी। मम्मा, बहुत भूख लगी है। क्या हम आज भी भूखे सोएंगे? नहीं बेटा, तुम सो जाओ। कल मैं बहुत सारी पानी पूरी बेचूंगी, फिर हम पेट भर कर खाना खाएंगे। बस आज की रात सब्र कर लो। अगली सुबह रानो ठेला लेकर बाजार गई, लेकिन कालू कौवे की बड़ी दुकान के आगे रानो का छोटा ठेला किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अरे रानो, क्यों धूप में खड़ी हो? मेरी दुकान। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सायरा, नंदनी, प्रीति, अरमान अली, गूगल, अब्दुल हसन। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से के आगे तुम्हारी बासी पानी पूरी कौन खाएगा? अपना ठेला यहाँ से हटा लो। कालू भैया, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत मेहनत से मसाला बनाती हूँ, शायद कोई मेरी भी खरीद ले। जाओ जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। दोपहर तक रानो की एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक बूढ़ा और बीमार पक्षी गिरते पड़ते आया। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? मेरा गला सूख रहा है। जी बाबा, अभी देती हूँ। रानो अपने मटके से साफ पानी निकालकर बूढ़े पक्षी को पिलाती है और अपनी बची हुई एक सूखी पूरी उसे खिला देती है। रानो की सेवा से बूढ़ा पक्षी बहुत खुश हुआ। वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादूगर था। बेटी, तुम खुद भूखी हो, फिर भी तुमने मुझे अपना खाना दिया। तुम्हारी नेकी देखकर मैं तुम्हें यह जादुई बीज देता हूँ। जादुई बीज? इसका मैं क्या करूँगी बाबा? इसे अपने आंगन में बो देना। यह तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। लेकिन याद रखना, इसकी फल सिर्फ ईमानदार को ही मीठा लगेगा। बेईमान के लिए यह जहर जैसा कड़वा होगा। रानो ने बाबा की बात पर भरोसा किया और रात में ही वो बीज अपने आंगन में बो दिया। मम्मा, क्या सच में इस बीज से कुछ होगा? हाँ बेटा, हमें ऊपर वाले पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। चलो अब सो जाते हैं। सुबह जब रानो और गुड़िया उठी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंगन में एक विशाल पेड़ था, जिस पर फलों की तरह सैकड़ों कुरकुरी पानी पूरियाँ लटक रही थीं। मम्मा देखो, पानी पूरी का पेड़। अब हमें आता नहीं कूदना पड़ेगा। धन्यवाद बाबा, ये तो चमत्कार है। अब मैं ताज़ी और मीठी पानी पूरी बेच पाऊंगी। पेड़ तो उग गया था, लेकिन रानो को ये देखना था कि क्या सच में ये पानी पूरियाँ खाने लायक है। उसने जल्दी से मसालेदार पानी बनाया। गुड़िया बेटा, पहले तुम चखकर बताओ कैसी बनी है। गुड़िया एक पानी पूरी मुंह में डालती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह मम्मा, ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये तो बहुत कुरकुरी है और मुंह में जाते ही घुल गई। हम इसे बाजार में बेचेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। शुक्र है मालिक का, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हुए। शाम को हम इसे बेचने चलेंगे। कालू कौवे की नज़र रानो की खुशियों पर लग गई। उसने दूरबीन से वो जादुई पेड़ देख लिया। गोरी, देख रही हो? रानो के घर के पास पानी पूरी का पेड़ उगा है। मतलब उसे अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाय दैया, अगर उसके पास बिना मेहनत की पानी पूरी आ दे तो हमारी दुकान कौन आएगा? कालू जी, हमें कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं वो सारी पानी पूरियाँ चुरा लूंगा। लालच में अंधे होकर कालू और गोरी रात के अंधेरे में रानो के घर पहुँचे। जल्दी करो गोरी, एक भी पूरी नहीं बचनी चाहिए। कल हम इन्हें अपनी दुकान पर बेचेंगे और रानो रोती रह जाएगी। वे दोनों बड़ा बोरा भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब रानो पानी पूरी तोड़ने आई तो पेड़ एकदम खाली था। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। ये कैसे हो गया? मेरे नसीब में शायद खुशी लिखी ही नहीं है। अब मैं गुड़िया को क्या खिलाऊंगी? मम्मा मत रोइए, जरूर ये काम उस कालू अंकल का है। दूसरी तरफ कालू कौवा चोरी की पानी पूरी अपनी दुकान पर सजाकर बेच रहा था। आइए आइए, जंगल की सबसे बेहतरीन पानी पूरी खाइए।
हाथी दादा, आप पहले चखिए। ला भाई कालू, आज बहुत भूख लगी है, एक बड़ी प्लेट लगाओ। कालू चोरी की हुई पूरी में पानी भरकर हाथी को देता है। जैसे ही हाथी और दूसरे जानवर पानी पूरी खाते हैं, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। जैसे ही हाथी और दूसरे जानवर पानी पूरी खाते हैं, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। थू थू, ये क्या जहर खिला दिया कालू? ये तो करेले और मिर्ची से भी कड़वा है, मेरा मुंह जल गया। कालू, तूने हमें सड़ा हुआ खाना खिलाया, पकड़ो इसे। नहीं नहीं, ये तो मीठी है। बाप रे, ये तो सच में कड़वी है। पानी, पानी। रानो अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी हवा के साथ बाजार से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगीं। मम्मा सुनिए, ये तो कालू अंकल की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। नहीं बेटा, किसी की मुसीबत पर खुश नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो सच में किसी खतरे में हो। वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। लेकिन मम्मा, वो बहुत बुरे हैं। बुराई को अच्छाई से ही हराया जा सकता है गुड़िया, चलो मेरे साथ। तभी वहाँ रानो आ गई। उसने जमीन पर गिरी एक पूरी उठाई, साफ की और प्यार से हाथी दादा को खिलाई। अरे, ये तो शहद जैसी मीठी है। रानो के हाथ लगते ही इसका स्वाद बदल गया। दादा, ये जादुई पेड़ की पूरी है। ये चोरी और बेईमानी से कड़वी हो जाती है और ईमानदारी से मीठी। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने लालच में चोरी की थी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवे के माफी मांगने के बाद रानो चिड़िया ने अपनी सहज दयालुता दिखाते हुए उसे गले लगा लिया। कुछ ही दिनों में रानो की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। तालू भैया, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब आप दुखी मत होइए। चलिए, हम मिलकर इस जादुई पेड़ की सेवा करेंगे। अगले दिन से रानो ने अपने आंगन में ही एक सुंदर बैठने की जगह बना दी। अब वहाँ केवल रानो ही नहीं, बल्कि कालू और गोरी भी ईमानदारी से काम करने लगे। आइए दोस्तों, ताज़ी और सच्ची पानी पूरी खाइए। रानो बिटिया की मेहनत और जादू का स्वाद लीजिए। रानो पानी पूरी का पानी तैयार करती, कालू पत्तल सजाता और नन्ही गुड़िया खुशी खुशी सबको पानी पूरी परोसती। जो बूढ़ा जादूगर पक्षी आया था, वो दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और उस जादुई पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। नेकी जब मिलजुल कर की जाती है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब रानो के घर के बाहर कोई अमीर या गरीब नहीं था। वहाँ बस खुशियों का मेला लगा रहता था। जंगल के सभी पक्षी अब रानो को पानी पूरी वाली रानी कहने लगे थे। रानो और गुड़िया अब कभी भूखे नहीं सोए और कालू को समझ आ गया था कि छीन कर खाने से बेहतर बाँट कर खाना होता है। उस दिन सबको समझ आ गया कि मेहनत की कमाई ही सबसे मीठी ही होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है और चोरी का फल कड़वा। घने पेड़ों के बीच रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। वह मीठी लोरी सुनाती जिससे जंगल गूंज उठता था। पास ही उसकी सहेली बिंदिया का भी परिवार था। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, मेरे कुकू गुड़िया सो जाए, मीठे सपने आ जाए। हाँ मेरे बच्चों, तुम मेरी दुनिया हो। जब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखती हूँ और तुम्हें अपनी आवाज़ की गर्माहट देती हूँ, तब तक कोई डर तुम्हें छू नहीं सकता। सो जाओ और देखो कि माँ तुम्हें अपनी लोरी से कैसे एक सुंदर सुरक्षित दुनिया में ले जाती है। रानो दीदी, आपकी आवाज में जादू है। मेरे बच्चे भी आपकी लोरी सुनकर सो जाते हैं। ये तो माँ का प्यार है बिंदिया। अच्छा बताओ, आज क्या हाल चाल है? मुझे पता है कि ये समय कठिन है, लेकिन हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी होगी। जंगल भले ही बदल रहा हो, पर हमारा हौसला नहीं टूटना चाहिए।
हाल क्या बताए दीदी, मेरे बच्चों के लिए दाना ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। जंगल में फल फूल कम हो रहे हैं और वो कालू कौवा और गोरी कौवी ने तो नाक में दम कर रखा है। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब बीमारी फैल गई। एक शाम रानो ने अपने बच्चों कुकू और गुड़िया को बेजान पड़े देखा। कुकू, गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? उठो। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी लोरी सुनो, इसे सुनकर तो तुम हमेशा जाग जाते थे। आंखें खोलो, माँ को देखो। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। वह घबराकर मदद के लिए पास ही अपनी सहेली बिंदिया के घोंसले की तरफ उड़ती है। लेकिन जैसे ही रानो वहां पहुंची, उसने देखा कि बिंदिया भी अपने बच्चों के पास बैठी रो रही है। दीदी देखो ना, मेरे बच्चे भी सुबह से बेजान पड़े हैं। ये कैसी बीमारी है? दोनों सहेलियों का रोना सुनकर पास के पेड़ से हरिया तोता और हरियाली तोती भी उड़कर वहां आ गए। रानो दीदी, बिंदिया, ये मौन रोग है। जो भी इसकी चपेट में आता है वो धीरे धीरे। हमारे बच्चे भी आज सुबह से बीमार हैं। हरिया, अब क्या होगा? सभी पक्षी इस बीमारी से परेशान थे और एक जगह इकट्ठा थे। तभी जंगल के सबसे समझदार और बूढ़े उल्लू ने उन्हें एक आशा की किरण दिखाई। बच्चों, हिम्मत मत हारो। मैंने अपने पुरखों से सुना है कि जंगल के बहुत दूर एक जीवन वृक्ष है। उसका एक फल हर बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन उल्लू दादा, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हाँ बंटी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। मैं जाऊंगी और वह फल लेकर आऊंगी। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मेरी लोरी ने उन्हें हमेशा सुलाया है, लेकिन अब मेरा काम उन्हें जगाना है। रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक माँ के लिए अपने बच्चों का जीवन सबसे बढ़कर होता है। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी दीदी। मेरे बच्चों को भी उस फल की जरूरत है। रानो और बिंदिया चिड़िया ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिंदिया, हमें तेज चलना होगा। मेरे बच्चों का समय निकलता जा रहा है। हर पल जो हम यहाँ गंवा रहे हैं वह उनके जीवन से दूर हो रहा है। हमें अपने पंखों में पूरी ताकत लानी होगी। हम रुक नहीं सकते। हाँ दीदी, मेरे बेटे का भी बुरा हाल है। किधर चली सुंदर चिड़ियाएं? इतनी जल्दी में कहाँ? लगता है किसी जादुई चीज की तलाश में हो। कालू, गोरी, हमें जाने दो। हमारे बच्चे बीमार हैं। आज हम तुमसे झगड़ने नहीं आए हैं। हम तुम्हें चेतावनी भी नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों का जीवन बचाने जा रहे हैं। हमें रास्ता दो। ओहो, तो हमें भी थोड़ा चखने को मिलेगा। जाओ, लेकिन याद रखना, वो फल हमारे लिए भी लाना, नहीं तो। तुम नीच कहीं के। रानो और बिंदिया आखिरकार जीवन वृक्ष तक पहुंची। वहां पेड़ की रखवाली करती एक जादुई तितली थी। हमारे बच्चों को बचा लो, हमें वह फल दे दो। इस फल की कीमत है। रानो, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज, तुम्हारी मीठी आवाज का त्याग करना होगा। मेरी आवाज? नहीं दीदी, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। मुझे मंजूर है। मेरे बच्चों की जान के आगे मेरी आवाज कुछ नहीं। मैं अपनी आवाज त्यागती हूँ। रानो ने आंखें बंद की। एक नीली रोशनी उसके गले से निकलकर तितली में समा गई। रानो की मीठी आवाज चली गई। वह खामोश हो गई। तितली ने उन्हें एक चमकता हुआ फल दिया। रानो और बिंदिया हांफते हुए लौटी। उन्होंने तुरंत सभी बीमार बच्चों को उस जादुई फल का रस पिलाया। कुकू, गुड़िया, उठो मेरे बच्चों। एक पल की खामोशी के बाद सभी बच्चों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे ठीक हो गए थे। बच्चे, मेरे बच्चे ठीक हो गए। हरियाली देखो। रानो दीदी, बिंदिया, आपका धन्यवाद। सभी खुशी से चहचहाने लगे, लेकिन उनकी नजर चुपचाप खड़ी रानो पर पड़ी। रानो बहन, आप इतनी चुप क्यों हैं?
आप भी तो खुश होइए। बंटी भाई, दीदी खुश हैं, लेकिन वो अपनी आवाज कभी नहीं पा सकेंगी। जीवन वृक्ष ने बच्चों के बदले दीदी की मीठी आवाज कीमत में ले ली। ये सुनते ही जंगल में छाई खुशी तुरंत गहरे सन्नाटे और उदासी में बदल गई। सबकी आंखें नम हो गईं। क्या हमारी खुशी के लिए आपने अपनी आवाज? रानो ने आज जो बलिदान दिया है वो एक माँ ही दे सकती है। उसकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उसका प्यार आज और भी ऊंचा हो गया है। रानो दीदी, आपने हम सबके लिए खुद को अधूरा कर लिया। जब कालू कौवा और गोरी कौवी को पता चला कि रानो ने अपनी आवाज खो दी है, तो वे पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कैसे सारे पक्षी रानो का सम्मान करते हैं। देख गोरी, गाने वाली चिड़िया गूंगी हो गई। लगता है उसे फल की कीमत चुकानी पड़ी। रानो अब गा नहीं सकती थी, पर उसका मौन स्पर्श और प्यार सब कुछ कह जाता था। बच्चे बड़े होकर माँ का बलिदान समझ गए। गुड़िया, माँ ने हमारे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दी। हाँ, उनका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी लोरी है। रानो अपने बच्चों को चुपचाप देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में वे अनकहे गीत थे जो बच्चों के दिलों में हमेशा गूंजते थे। उल्लू एक पेड़ पर घर के बाहर रानो के खड़ा होता है। कभी कभी माँ अपने बच्चों के लिए चुपचाप सबसे बड़ा बलिदान दे देती है और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता। रानो चिड़िया एक एक तिनका जोड़ने की जगह इस बार एक एक जलेबी जोड़कर घर बना रही थी। हलवाई की दुकान से फेंकी गई सख्त जलेबियों को वो बड़ी मेहनत से अपनी चोंच में दबाकर ला रही थी। उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए सुंदर घर बनाने का सपना उसे रुकने नहीं दे रहा था। बस थोड़ा और, मेरे बच्चों को इस बार सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी। यह जलेबी की दीवारें उन्हें गर्म रखेंगी और घर में खुशबू भी रहेगी। शाम होते होते घर तैयार हो गया। सुनहरा, गोल गोल और खुशबूदार घर। रानो के बच्चे गुड़िया और मुन्ना खुशी से उछल रहे थे। माँ, ये तो परियों का महल लग रहा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। क्या हम इसकी दीवार चाट सकते हैं? नहीं बेटा, यह रहने के लिए है, खाने के लिए नहीं। अगर हम इसे खाएंगे तो रहेंगे कहाँ। चलो अब सो जाओ। रात गहरी हो गई। जंगल में सन्नाटा था। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरा। जलेबी की खुशबू ने उसे रोक लिया। आहा, क्या खुशबू है। रानो ने तो दावत का घर बनाया है। अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो रानो को क्या पता चलेगा। कालू ने चुपके से पीछे की दीवार में चोंच मारी और एक बड़ा हिस्सा खा लिया। सुबह हुई। ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी। रानो उठी तो देखा कि पीछे की दीवार टूटी हुई है और वहाँ एक बड़ा छेद है। बच्चे ठंड से सिकुड़ रहे थे। ये किसने किया? मेरी इतनी मेहनत! किसी ने अपने स्वाद के लिए मेरे बच्चों की सुरक्षा तोड़ दी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। हवा अंदर आ रही है। रानो रोते रोते फिर से उड़कर गई और नई जलेबियां लाकर उस छेद को बंद किया। उसने पूरा दिन मरम्मत में लगा दिया। हे भगवान, जिसने भी ये किया उसे थोड़ी तो दया आती। हम गरीबों का घर ही हमारा सब कुछ होता है। अगली रात जलेबी की खुशबू एक चालाक लोमड़ी तक पहुंची। वो भी वहां आ गई। कालू कौवा पहले से वहां था। अरे कौवे, अकेले अकेले दावत उड़ा रहे हो? मुझे भी चाहिए। धीरे बोलिए लोमड़ी मौसी, रानो जाग जाएगी। आइए, आज तो हम पूरी खिड़की खा जाएंगे। दोनों ने मिलकर घर का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और खा गए। सुबह रानो ने देखा, उससे उसका दिल टूट गया। उसका सुंदर घर अब खंडहर लग रहा था। आधी दीवार गायब थी। रानो अब मरम्मत नहीं कर सकती थी। वो थक चुकी थी। वो जमत कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हार गई, मैं हार गई। ये जालिम लोग हमें जीने नहीं देंगे। मैं जितनी बार घर बनाऊंगी ये उतनी बार खा जाएंगे। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? घर की दीवार टूटने के कारण बर्फीली हवा सीधा अंदर आ रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे।
उसने एक फैसला किया। तुम दोनों एक कोने में दुबक जाओ। रानो उस टूटे हुए बड़े छेद पर खुद जाकर बैठ गई। उसने अपने पंख फैला दिए ताकि वो हवा को रोक सके। ठंडी हवा सीधा रानो की पीठ पर लग रही थी। वो पूरी रात ठिठुरती रही, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली ताकि उसके बच्चों को ठंड ना लगे। माँ, आप हट जाइए, आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं ठीक हूँ बेटा। एक माँ दीवार बन सकती है, पर अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने दे सकती। रोते हुए रानो की नजर खिड़की से पास की एक बार पर पड़ी, जहाँ कड़वे नीम और जंगली करेले उगे थे। सीधे तरीके से ये लोग नहीं मानेंगे। अगर उन्हें मेरा घर खाना है तो अब उन्हें ऐसा स्वाद मिलेगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रानो ने ढेर सारे कड़वे नीम के पत्ते और जंगली करेले को पत्थर पर पीसकर एक गाढ़ा, हरा और कड़वा लेप बनाया। बच्चों, मेरी मदद करो। रानो और बच्चों ने मिलकर वो कड़वा लेप बची हुई जलेबी की दीवारों पर लगा दिया। सूखे के बाद वो बिल्कुल चाशनी जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। उनकी नजरें सामने चमकते हुए रानो के जलेबी के घर पर गड़ी थी। लोमड़ी मौसी, जरा गौर से देखिए, वो खिड़की के पास वाली जलेबी कितनी मोटी और रसीली है। उफ, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। चुप कर कालू, तू बोलता है तो मेरे पेट में और भूख लगती है। आज तक मैंने बहुत शिकार किए हैं, लेकिन ऐसा मीठा शिकार कभी नहीं देखा। आज तो मैं इस घर की नींव तक खा जाऊंगी। लेकिन मौसी, एक समस्या है। अगर रानो जाग गई और उसने शोर मचा दिया तो? अरे डरपोक कौवे, तू बस ऊपर की छत संभालना। अगर वो छोटी सी चिड़िया बीच में आई तो जलेबी के साथ साथ उसे भी चटनी समझकर खा जाऊंगी। आज रानो बेघर होकर रहेगी। वाह मौसी, क्या दिमाग पाया है। तो तय रहा, छत मेरी, दीवारें आपकी। बिल्कुल। चलो, आज इस चिड़िया की मेहनत को अपना नाश्ता बनाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसी और धीरे धीरे दबे पांव रानो के घर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका कैसा कड़वा स्वागत होने वाला है। कालू और लोमड़ी फिर आए। इस बार वे पूरा घर खत्म करने के इरादे से आए थे। लोमड़ी मौसी, आज तो मैं छत खाऊंगा। सबसे मीठी वही होती है। ठीक है, मैं दरवाजा खाती हूँ। बेचारी रानो, कल उसे बेघर होना पड़ेगा। कालू और लोमड़ी ने लालच में बड़ा मुंह खोला और दीवार का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में भर लिया। थू 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 आ। उनका मुंह भयंकर कड़वाहट से भर गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने जहर खा लिया हो। उनकी आंखों से पानी आने लगा। पानी, पानी, ये क्या है? मेरा मुंह जल रहा है। ये जलेबी नहीं, धोखा है। भागो! कालू और लोमड़ी भागते भागते नदी किनारे पहुंचे। उनका मुंह इतना कड़वा हो गया था कि वे सीधा पानी में मुंह डालकर गट-गट पीने लगे। उफ, ये चिड़िया है या जादूगरनी? मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। अब मैं जिंदगी में कभी मीठी चीज की तरफ देखूंगी भी नहीं। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज चली गई। लोमड़ी मौसी, ये रानो का घर नहीं, ये तो करेले का बम था। जान बची तो लाख उपाय। अब कभी उस घर के पास नहीं जाएंगे। दोनों ने कसम खाई और वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। अगली सुबह घर बिल्कुल सुरक्षित था। कोई भी उसे खाने नहीं आया था। रानो और उसके बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। रानो के चेहरे पर सुकून था। माँ, आज कोई नहीं आया? अब कोई नहीं आएगा बेटी। अब ये घर हमेशा के लिए सुरक्षित है। आज मैंने उन्हें सिखा दिया है कि किसी की मेहनत का अनादर करने और मजबूर का हक छीनने का परिणाम हमेशा कड़वा ही होता है। लालच की नज़र जब दूसरों के आशियाने पर पड़ती है तो उसका अंत ऐसा ही बुरा होता है। अब हम चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि रानो चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा के लिए फूल जैसी कोमल भी हो सकती है और नीम जैसी कड़वी भी।
उस दिन के बाद रानो का जलेबी का घर आंधी तूफान झेल गया, लेकिन किसी लालची जानवर ने उसे छूने की हिम्मत नहीं। दूर एक दूसरे जंगल में भूख और ठंड का कहर था। वहाँ के सारे जानवर छिप गए थे। बिल्लू बिल्ला जो कई दिनों से भूखा था। ये बदनसीब जंगल, यहाँ तो एक चूहा तक नहीं मिल रहा। अगर मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ठंड और भूख से मर जाऊंगा। तभी झाड़ियों के पीछे से उसका जासूस साथी काना चूहा दौड़ता हुआ आया। बॉस बॉस रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसी खबर जिससे आपकी भूख और ठंड दोनों मिट जाएगी। काने, अगर ये खबर काम की नहीं हुई तो याद रखना, आज का नाश्ता तुम ही बनोगे। जल्दी बताओ, क्या पता चला है? अरे नहीं बॉस, मैं तो आपके लिए दावत का पता लगाकर आया हूँ। पास वाले सुंदरवन में आज बहुत बड़ा मेला लगा है। वहाँ के सारे पक्षी नाच गाने में व्यस्त हैं। मेला? मेला? यही तो मज़ा है बॉस। सब मेले में होंगे, इसलिए उनके घोंसले खाली पड़े होंगे। मैंने देखा है वहाँ एक पुरानी चिड़िया रानो अकेली है और उसके ताज़े अंडे भी हैं। कोई पहरेदार नहीं है। वाह, ये हुई ना बात। खाली घोंसले और गर्मा गर्म अंडे। काने, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। चलो, आज सुंदरवन में ही शिकार होगा। बर्फीली हवाओं के बीच एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया का टूटा फूटा घोंसला था। रानो ठंड से कांप रही थी, लेकिन वह अपने 2 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी ताकि उन्हें गर्माहट मिले। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है बाहर बहुत ठंड है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी माँ यहाँ है। मैं खुद बर्फ बन जाऊंगा, पर आपको आज नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक भव्य मेला लगा था। हरिया तोता और बबली कबूतरी रंग बिरंगी लाइटें लगा रहे थे। वहाँ खाने पीने की खुशबू आ रही थी। सुनिए सुनिए, जंगल के सभी साथियों, जल्दी आइए, गर्मा गर्म जलेबी तैयार हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे वाह हरिया भाई, खुशबू तो बहुत शानदार है। आज तो पूरा जंगल दावत उड़ाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने ऊनी मफलर और टोपी पहनी हुई थी। वे बहुत खुश और बेफिक्र लग रहे थे। कालू जी देखिए तो, क्या ये लाल शॉल मुझ पर जच रही है? हमें मेले में सबसे अलग दिखना है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो गोरी। चलो जल्दी चलते हैं, वरना रसीले फल खत्म हो जाएंगे। हमें रानो का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो वैसे भी गरीब है। जैसे ही वे कुछ दूर उड़े, उनकी नज़र नीचे पड़ी। वहाँ बर्फ पर ताज़े पंजों के निशान थे। अरे एक मिनट, जरा नीचे देखिए, वो बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान किसके हैं? ये तो किसी बिल्ले के पंजों के निशान लगते हैं। शायद उस दुष्ट बिल्लू के ही हों। लगता है वो यहीं आसपास है। क्या हमें खतरा है, या हमें रुकना चाहिए, या बाकी सबको बताना चाहिए? अरे छोड़ो भी गोरी, हम तो ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। वो जमीन पर चलने वाला बिल्ला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और वैसे भी हम भीड़ भाड़ वाले मेले में जा रहे हैं, वहाँ वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सही कह रहे हैं, और हमें रानो को बताने के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं है। वो वैसे भी गरीब है और घर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल, चलो जल्दी चलते हैं, वरना रसीले फल और मूंगफली खत्म हो जाएंगे। हमें अपनी दावत पर ध्यान देना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया रानो के पास से गुजरी। वो मेले में जा रही थी, लेकिन रानो की हालत देखकर एक पल के लिए रुकी। रानो बहन, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चलो, मेले में बहुत खाना है, पेट भर जाएगा। नहीं टुनटुनी बहन, मेरे अंडों को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं उठी तो ये ठंड से जम जाएंगे। आप लोग जाइए, मेरा पेट तो ममता से भरा है। जैसे ही सारे पक्षी मेले की तरफ गए, जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्लू बिल्ला निकला। उसकी नजरें शिकार ढूंढ रही थीं। आज तो मजा आ गया। सन्नाटे का मतलब है कि कोई अकेला और लाचार शिकार जरूर मिलेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है। बिल्लू बिल्ला रानो के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसे ऊपर से रानो की गंध आ रही थी।
उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ऊपर तो ताजा दावत इंतजार कर रही है। चिड़िया भी है और उसके अंडे भी। आज तो शाही नाश्ता होगा। उसी पेड़ की दरार में नन्ही रानो चींटी बैठी थी। उसे बाहर की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो बिल्लू बिल्ला पंजों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। हे भगवान, ये दुष्ट बिल्लू तो रानो बहन की तरफ जा रहा है। रानो बहन बहुत नेक है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बिल्लू बिल्ला रेंगते हुए रानो के घोंसले के बहुत करीब पहुंच गया। रानो ने उसे देखा तो वो डर से सहम गई, लेकिन उड़ी नहीं। क्यों रानो रानी, आज तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। हटो वहां से, मुझे नाश्ता करना है। बिल्लू भाई, मुझ पर दया कीजिए। आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। ये अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं। बिल्लू को रानो की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो और करीब आया। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली। दया और मैं, हम दोनों कभी साथ नहीं चलते। अब तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों मेरा पेट भरेंगे। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। कोई मेरी मदद करो। जैसे ही बिल्लू झपटा, रानो चींटी बिजली की रफ्तार से आई और बिल्लू के कान के अंदर घुस गई। उसने पूरी ताकत से काटा। म्याऊं! उई माँ, ये क्या है? मेरे कान में क्या घुस गया? बचाओ! दर्द के मारे बिल्लू का पैर फिसला और वो बर्फीली डाली से सीधा नीचे गिरा। शाम हो चुकी थी। बिल्लू लंगड़ाते हुए भाग गया। तभी मेले से लौट हुए कालू, गोरी और बाकी पक्षियों ने बिल्लू को भागते और रानो को रोते हुए देखा। अरे, ये तो बिल्लू था। रानो बहन, क्या तुम ठीक हो? हमें माफ कर दो। हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। सच में रानो, हम अपनी मौज मस्ती में भूल गए थे कि हमारा परिवार तो यहाँ मुसीबत में था। सभी पक्षियों ने अपने हिस्से का खाना रानो के घोंसले में रख दिया। तभी कर्क की आवाज आई और अंडों से 2 प्यारे बच्चे बाहर निकले। रानो चींटी भी मुस्कुरा रही थी। आज मेरी नन्ही दोस्त चींटी की वजह से मेरा परिवार बच गया। सच है, मुसीबत में जो साथ दे वही अपना है। आज इस नन्ही चींटी और रानो ने हमें असली प्यार का मतलब सिखा दी। सुबह होते ही रानो चिड़िया का तिनकों का छोटा घोंसला जाग उठता था, जिसमें वह अपने 12 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप कब तक हमें खाना दोगी? भूख की वजह से मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। देखते ही देखते मम्मा भूख लगी है की आवाज 12 अलग अलग पतली आवाजों में गूंजने लगती है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रोहित अरोड़ा, मुस्कान, परवीन, ऋतिक कुमार, सद्दाम खान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। भगवान, आज इन 12 पेटों को कैसे भरूंगी? घर में एक दाना भी नहीं बचा है। रानो चिड़िया अपने 12 बच्चों को दिलासा देकर घोंसले से निकल पड़ती है। जंगल के मुख्य रास्ते पर कालू कौवे ने एक बड़ा सा ठेका बना रखा था। उसने अपने गले में कालू ठेकेदार जंगल का मालिक की तख्ती लटकाई हुई थी। ए, कहाँ जा रहे हो? कालू बंटी कबूतर को रोकता है, जो अपनी चोंच में एक छोटा सा तिनका दबाए था। कालू भैया, वो घर की छत टूट गई थी, बस एक तिनका ले जा रहा था। तिनका मुफ्त का नहीं है। ठेकेदार जी ने जंगल के हर तिनके, हर लकड़ी, हर फल पर टैक्स लगा दिया है। लाओ, 10 दाने निकालो। 10 दाने एक तिनके के? ये तो जुल्म है। जुल्म नहीं, जंगल का नया कानून है। दाने दो, वरना तिनका यहीं रखो और दफा हो जाओ। रानो चिड़िया दूर से कालू का ठेका देख रही थी। वह जानती थी कि उसके पास कालू को देने के लिए एक भी दाना नहीं है। कालू ने जंगल से दाना लेना नामुमकिन कर दिया है। मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। अपने बच्चों का भूखा चेहरा याद करके वो हिम्मत जुटाकर जंगल के किनारे की ओर उड़ चलती है।
जंगल के उस पार एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में चावल की फसल काट रहे थे। भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, पर देखो ना, काटते वक्त कितना सारा अनाज जमीन पर गिरकर बिखर रहा है। अरे, इतने बड़े खेत में थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। ये चिड़िया चुनमुन के काम आ जाएगा। हमारा पेट भरेगा तो इन बेजुबानों का भी पेट भरना चाहिए। आप भी ना, चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। रानो चिड़िया एक पेड़ पर छिपकर सब देख रही थी। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए दूर गए, रानो तेजी से नीचे उतरी। 1, 2, 3। रानो जमीन पर गिरे चावल के एक एक दाने को अपनी चोंच में इकट्ठा करने लगती है। वह सिर्फ एक दाना नहीं उठा रही थी, वह अपने 12 बच्चों का जीवन उठा रही थी। बस थोड़े और, बस थोड़े और। रानो चिड़िया दानों से भरी चोंच लिए जंगल लौटती है, लेकिन कालू ठेकेदार उसे नाके पर रोक लेता है। वाह वाह रानो चिड़िया, चोंच तो खूब भरी हुई है। ये तो चावल के दाने हैं, कहाँ से चुरा कर लाई? कालू भैया, ये मैंने चुराए नहीं है, ये इंसानी खेत में गिरे पड़े थे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे जाने दीजिए। जंगल में घुसने का टैक्स? भैया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो चोंच में है वही दे दो। नहीं, ये मेरे 12 बच्चों के लिए है, वो सब सुबह से भूखे हैं। तो क्या मैं भूखा मरूं? निकालो सारे दाने। कालू कौवा जबरदस्ती रानो पर झपट्टा मारता है, जिससे सारे चावल के दाने जमीन पर बिखर जाते हैं। गोरी कौवी तेजी से उन दानों को इकट्ठा करने लगती है। आइंदा टैक्स दिए बिना जंगल में घुसी तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। थोड़ी दूर गिलू गिलहरी और हरिया तोता छिपकर ये सब देख रहे थे। बेचारी रानो दीदी, उस जालिम कालू ने एक माँ से उसके बच्चों का निवाला छीन लिया। ये जुल्म है। रानो के 12 बच्चे हैं, वो उन तक एक दाना भी नहीं ले जा पाई। हमें कुछ करना होगा हरिया भैया। ये अकेला रानो दीदी का सवाल नहीं है, ये पूरे जंगल का सवाल है। वे दोनों तुरंत जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कालू ने हद कर दी, उसने रानो के बच्चों के लिए लाए आखिरी दाने भी छीन लिए। अब कोई चुप नहीं बैठेगा। क्या हम सब अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? अगर आज हम रानो के लिए नहीं खड़े हुए तो कल हमारी बारी होगी। उनकी आवाज सुनकर सब पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। जंगल में कालू के अत्याचारों के खिलाफ एक धीमी दबी हुई आवाज उठने लगती है। रानो खाली चोंच लिए रोती हुई घोंसले में लौटती है। 12 बच्चे उसे देखते ही मम्मा खाना लाई, ये कहकर चिल्लाने लगते हैं। रानो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी चोंच के कोने में फंसा चावल का बस एक दाना मिलता है, एक दाना, और बच्चे 12। वो उस एक दाने के 12 नन्हे टुकड़े करती है और एक एक कण अपने बच्चों की चोंच में डाल देती है। बच्चों की भूख जरा भी नहीं मिटी। रानो खुद पानी पीकर अपने भूखे बच्चों को देखते हुए सो जाती है। आधी रात को रानो अपने भूखे बच्चों को लोरी सुना रही थी। तभी घोंसले में एक जादुई चमकती हुई तितली आती है। रानो, मैंने तुम्हारी ममता देखी। तुमने एक दाने को 12 बच्चों में बांटा। तुम्हारी ममता का ये बलिदान साधारण नहीं है। पर मेरे बच्चे भूखे हैं। जिस जंगल में तुम जैसी माँ हो, वहाँ जुल्म नहीं चल सकता। तुम्हारी ममता ने आज जुल्म को हरा दिया है। तितली घोंसले से बाहर उड़ती है और अपने पंख जोर से फड़फड़ाती है। एक तेज जादुई हवा का झोंका सीधे कालू के ठेके की तरफ जाता है। कालू और गोरी अपने ठेके पर बैठे पंछियों से लूटे हुए दाने गिन रहे थे। वो रानो तो आज भूखी ही सो गई होगी, और उसके बच्चे भी। तभी वो जादुई आंधी वहाँ पहुँचती है। अरे ये अचानक इतना तेज तूफान कहाँ से आया? हाय, मेरे दाने, मेरे सारे दाने उड़ गए।
कालू जी, मुझे पकड़ो। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, बचाओ। वो जादुई आंधी कालू और गोरी दोनों को उनके ठेके, लूटे हुए दानों और उनकी ठेकेदार वाली तख्ती समेत उड़ाकर जंगल से बहुत दूर किसी बंजर जमीन पर फेंक देती है, जहाँ दूर दूर तक कोई दाना या पक्षी नहीं था। जुल्म करने वाले जा चुके हैं। तुम्हारी ममता ने जंगल को आजाद करा दिया है। कल सुबह जंगल आजाद होगा। तितली गायब हो जाती है। रानो चिड़िया को एक नई हिम्मत और सच्चा सुकून महसूस होता है। अगली सुबह गिलू और हरिया अच्छी खबर सुनाते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलकर खुशी मनाते हैं और उसी दिन जंगल में ममता दिवस मनाने का फैसला करते हैं, ताकि सभी को याद रहे कि प्यार और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्ति। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। बहुत गरीब थी, इतनी कि बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह आसमान की तरफ देखती और मन ही मन दुआ करती, हे भगवान, आज बच्चों के पेट में कुछ तो जाएगा। रानो अपना छोटा टूटा फूटा घोंसले के अंदर और उसके 3 बच्चे बेसब्री से अपनी माँ को देख रहे थे। बस मेरे लालो, जरा सब्र करो, माँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर जरूर आएगी। जंगल के बाकी पक्षी उसे देखकर हंसते, ताने कसते, खासकर कालू कौवा और गोरी कौवी। एक रोज रानो जंगल जा रही थी। अरे देखो देखो, ये वही रानो है ना, हमेशा खाली पेट खाली घोंसला। अरे बहन, तू इतनी गरीब क्यों है? मेहनत तो करती है पर किस्मत तेरी सोई पड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, देख तो जरा इसके पंख कितने बिखरे हुए हैं। ना खाना ना ढंग का घर। अरे रानो, बच्चों को पालना इतना मुश्किल है तो पैदा ही क्यों किए? भगवान ने दिए हैं तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तो दूसरों से मांग क्यों नहीं लेती? ओह, माफ करना, तेरी इज्जत जो बड़ी है, भीख मांगना तो तुझे मंजूर ही नहीं। हाँ, और देखना, एक दिन तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, तब ये तेरी इज्जत काम आएगी। उसी वक्त पास के पेड़ पर बैठे तोता और तोती नीचे उतर आते हैं। कालू, गोरी, तुम लोग क्यों बार बार इसे सताते हो? क्या गरीबी कोई गुनाह है? रानो बहन, हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। देखना, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम दोनों का सहारा ही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना इस जंगल में सब सिर्फ हंसते हैं, कोई दिलासा देने वाला नहीं मिलता। रानो कालू के तानों को सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गई। नदी किनारे रानो उड़कर नीचे उतरती है, दाने तलाशती है, पर कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, कहीं तो कोई दाना होगा, मेरे बच्चों का पेट भरा जाए, वरना आज फिर वे रोते रोते सो जाएंगे। रानो रोज नदी किनारे दाने ढूंढती थी, पर ज्यादातर खाली हाथ लौट आती थी। एक दिन रानो रोज की तरह नदी किनारे दाने खोजने गई। वह नदी किनारे घूमते घूमते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर पड़ी। ये मिट्टी तो कितनी अच्छी लग रही है, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। शायद यहाँ कुछ बोया जाए तो अच्छा फल फूल निकले। इतना सोच ही रही थी कि पानी में हलचल हुई और नदी से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। रानो बेटी, मैं कई सालों से इस नदी किनारे रहता हूँ। मैंने बहुत पक्षियों और जानवरों को आते जाते देखा है। तुम्हें रोज यहाँ दाने खोजते देखता हूँ, तुम्हारी हालत जानता हूँ। बाबा, मैं तो बस बच्चों का पेट भरने के लिए रोज आती हूँ, पर यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। मेरा दिल डरता है, कहीं बच्चे भूख से मर न जाएं। रानो की बात सुनकर बूढ़े कछुए की आंखें भर आईं। कछुए ने अपनी छोटी सी थैली खोली, उसमें चमकते हुए कुछ छोटे छोटे बीज थे। ये बीज साधारण नहीं है बेटी, ये जादुई बीज हैं। इन्हें इस मिट्टी में बो देना। अगर दिल से मेहनत करोगी तो ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। बाबा, मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं, बस दुआएं हैं। आपने मुझे उम्मीद दी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस वादा करो कि जब तुम्हारे पास बहुत अनाज होगा तब दूसरों भूखों को भी बांटोगी।
यही इन बीजों की असली ताकत है। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ने उस उपजाऊ जमीन में बूढ़े कछुए के दिए हुए बीज बो दिए। वो रोज सुबह सुबह नदी से पानी लाती, उन बीजों पर छिड़कती। मेरे बच्चों, अब की बार माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। ये बीज हमारी किस्मत बदलेंगे। कुछ ही दिनों में मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। देखो मेरे लालो, मिट्टी से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। अब भूख के दिन जाने वाले हैं। दिन गुजरते गए। रानो हर रोज उन पौधों की देखभाल करती रही। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर हरी भरी भिंडियों में बदल गए। एक दिन रानो ने बच्चों को पहली भिंडी खिलाई। लो बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है, इसे खाकर ताकत मिलेगी। जैसे ही बच्चों ने भिंडी खाई, उनके चेहरे पर रौनक आ गई, पंख मजबूत हो गए, चहचहाहट और भी तेज हो गई। माँ, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे जंगल के बाकी पक्षियों तक खबर पहुंच गई कि रानो की खेती में जादुई भिंडियाँ उगी हैं। जो भी पक्षी थोड़ा सा चख लेता, उसे नई ताकत और ताजगी महसूस होती। तोता और तोती खुशी से बोले, देखा रानो बहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सिर्फ तुम्हारी खेती नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का इनाम है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रानो अपनी खेती में बच्चों के साथ बैठी थी। अचानक उसकी नजर सबसे बड़ी भिंडी पर पड़ी। अरे ये देखो, ये भिंडी कैसे चमक रही है। क्या इसमें भी कोई जादू छुपा है? धीरे धीरे वो चमक और तेज होने लगी। अचानक चमक की आवाज हुई और वो बड़ी भिंडी फटकर खुल गई। उसके अंदर से एक छोटा सा हरा घर निकल आया। घर सुंदर था, पत्तों और बेलों से सजा हुआ। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मेरे बच्चों के लिए घर, सच्चा घर। बच्चे खुशी से कूदने लगे। वे अंदर भागे और हंसते खेलते आवाजें लगाने लगे। माँ, ये घर कितना अच्छा है। बाबा कछुआ, आपने जो वरदान दिया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षियों को पता चला कि रानो के पास अब एक जादुई भिंडी का घर है। सब उसे देखकर खुश थे, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी के दिल में जलन आग की तरह बढ़ रही थी। ये कैसे हो गया? जिस रानो पर हम हंसते थे, वही आज सबसे अच्छे घर में रह रही है। हाँ, ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं। हमें भी ये जादुई भिंडी चाहिए। दोनों ने चोरी करने की योजना बनाई। रात का समय था। कालू और गोरी धीरे धीरे उड़कर रानो की खेती के पास पहुँचे। अब मौका है, रानो सो रही होगी, जल्दी से भिंडियाँ तोड़ ले। हाँ, और इस जादुई घर को भी छीन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने भिंडी को तोड़ने की कोशिश की, अचानक भिंडी से एक गहरी आवाज आई। रुको, मेहनत के बिना पाया हुआ सुख टिकता नहीं। लालच हमेशा दुख लाता है। गोरी, ये भिंडी बोल रही है। चल भाग यहाँ से, ये जगह हमारे लिए नहीं है। दोनों डरकर अंधेरे में उड़ गए। सुबह हुई। सूरज की किरणों के साथ रानो अपने घर के बाहर बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे। तोता और तोती आए और मुस्कुराकर बोले, रानो बहन, तुमने सबको दिखा दिया कि सच्ची अमीरी मेहनत से आती है। हाँ, और जलन या चोरी से पाया सुख कभी टिक नहीं सकता। याद रखो दोस्तों, असली अमीरी खेतों से, मेहनत से और सच्चाई से मिलती है। चोरी, जलन और लालच से कुछ भी हाथ नहीं आता। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी रानो का सम्मान करने। जंगल के कोने में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हर दिन बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल रो पड़ता था। बच्चों, थोड़ा सब्र करो, माँ तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर लाएगी। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। रानो सबसे पहले अपने पड़ोसी हरियाली तोती के घर गई। बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, जरा कुछ दाने मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती।
अरे रानो बहन, काश मैं मदद कर पाती, लेकिन देख मेरे पास खुद ही मुश्किल से दाना है। मेरे बच्चे भी इन्हीं दानों पर पलते हैं। ठीक है बहन, तू फिक्र मत कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे तकलीफ दी। फिर रानो ने हिम्मत करके मिट्ठू तोते के घर दस्तक दी। मिट्ठू भाई, अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो मेरे बच्चे भूख से बच जाएंगे। रानो बहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन देख मेरे पास भी बस इतना है कि मेरा घर चल सके। अगर होता तो जरूर देता। ठीक है भाई, तुझे परेशानी दी इसके लिए माफ करना। रानो खाली मन और भारी आंखों से वापस उड़ चली। थकी हुई रानो नदी किनारे पहुंची। वहां उसकी पुरानी दोस्त बिंदिया चिड़िया रहती थी। बिंदिया बहन, बहुत मजबूरी में आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर तेरे पास थोड़ा भी दाना हो तो दे दे। रानो बहन, तेरा हक मुझसे बड़ा है। देख, मेरे पास कुछ बाजरे के दाने हैं, ले जा और बच्चों को खिला दे। बहन, तूने आज मेरी जान बचा ली, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? पड़ोसी का दुख ही अपना दुख होता है। जा बच्चों को खिला। रानो उन दानों को अपनी छोटी चोंच में भरकर उड़ती हुई घर पहुंची। लो बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, अब पेट भरकर खाना खाओ। माँ, बहुत मजेदार दाना है, अब भूख नहीं लग रही। रानो के दिल को सुकून मिला। उसने बच्चों को प्यार से पंखों में समेटा और सब चैन से सो गए। अगले दिन जब रानो दाना खोजते खोजते जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र एक पुराने पेड़ के तने से लिपटी हुई सूखी बेल पर पड़ी। बेल इतनी मुरझाई हुई थी कि सबने उसे बेकार मानकर छोड़ दिया था। अरे, ये बेल तो बिल्कुल मरी हुई लगती है। अगर मैं रोज पानी दूं तो शायद हरी हो जाए। रानो बेल की जड़ों को हाथ से छूकर देखती है, मिट्टी को कुरेदती है। छोटी सी बेल, सबने तुझे छोड़ा मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू और मैं दोनों ही गरीब हैं, लेकिन शायद हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। अचानक पीछे से उड़ता हुआ वहाँ कालू कौवा आता है। काऊ काऊ काऊ। अरे रानो, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। ये सूखी लकड़ी है, इस पर तेरी मेहनत बेकार जाएगी। कालू भाई, हंसी उड़ाने से किसी का भला नहीं होता। मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद इसमें जान आ जाए। कोशिश? तू तो खुद खाने के लिए भटकती फिरती है और अब एक मरी हुई बेल को पानी पिलाएगी। तेरे पास दाना नहीं, ताकत नहीं, फिर भी सपना देख रही है। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो देख लेना, यही बेल एक दिन हरी होगी। काऊ काऊ। अच्छा, तो मैं भी देखूंगा तेरी ये जिद कब तक चलती है। मगर याद रख, जंगल में सबको हंसी का मजा आएगा जब तू नाकाम होगी। रानो ने कौवे की बातें अनसुनी कर दी। ऐसे ही अगले दिन रानो रोज पास के तालाब से पानी लाती और बेल की जड़ों में डालती। छोटी बेल, तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे जरूर हरा करूंगी। कुछ दिनों बाद बेल पर हरी हरी कॉम्पलें निकल आईं। रानो और उसके बच्चे भी इस बार बेल के पास थे। माँ देखो, बेल हरी हो रही है और देखो अंगूर भी लटक रहे हैं। हाँ बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अभी अंगूर कच्चे हैं, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पास के पेड़ पर बैठा काला कौवा सब देख रहा था। काऊ काऊ, ये चिड़िया भी ना, आखिर ये बेल कैसे हरी हो गई और ये कितनी खुश हो रही है। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शाम के वक्त कौवा बेल के पास आया और अंगूर तोड़ने लगा। रुक जा कौवे, ये बेल मेरी मेहनत का फल है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अरे गरीब चिड़िया, तेरी मेहनत का फल? ये तो जंगल की बेल है, मेरा भी उतना ही हक है। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। रानो एक डंडी लेकर कौवा को मारकर उसे भगा देती है। काऊ काऊ। अरे, ये चिड़िया तो सच में लड़ने लगी। ठीक है, आज के लिए जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। कौवे के जाते ही रानो ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमी सी आवाज लगाई हो। ये कैसी आवाज थी? यहाँ तो कोई नहीं है। रानो, वो कौवा, क्या वो हमें नष्ट कर देगा? अरे, ये बेल बोल रही है।
हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। डर मत प्यारी बेल, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम मेरी मेहनत की साथी हो और मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी। सच? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं। जैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ वैसे ही तेरी भी करूँगी। तू बस बढ़ती रहे, हरी भरी बनती रहे। कौवा रात में चुपके से बेल की टहनी काटने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। तभी रात को एक बार रानो बेल को देखने आ जाती है। उसे देखकर कालू वहाँ से भाग जाता है। रानो, तुमने मुझे कई बार बचाया। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तभी धीरे धीरे बेल पर हरे हरे अंगूर लग गए। अंगूर चमकने लगे और बेल जादुई बन गई। रानो, तुमने मुझे बचाया है, अब मैं आपका बदला चुकाऊंगी। बेल फैलती चली गई और धीरे धीरे उसने एक सुंदर अंगूर का घर बना दिया। बच्चों देखो, अब हमारे पास अपना घर है। माँ, अब हमें ठंड और बारिश से डरना नहीं पड़ेगा। इस तरह मेहनती रानो चिड़िया और उसके बच्चे अंगूर के घर में खुश रहने लगे।